हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। ये वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम मादा जनन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत शार्ट रूप में। ये 10th और 12th दोनों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। साथ में और जो आप लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी कि जो मादा जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। बहुत सारे, आप जानते हैं तंत्र का अर्थ ही होता है अंगों का समूह। यानी जो अंगों का समूह होता है उसे ही तंत्र कहा जाता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, है ना। ये तंत्र क्या है? इसमें बहुत सारे अंग होंगे। कौन कौन से अंग होंगे इसमें? इनमें सबसे पहला जो अंग है होगा अंडाशय। ये अंडाशय को मुख्य जननांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य जननांग। इसके अलावा जो हैं वो सहायक जननांग होते हैं, जैसे अंडाशय से जुड़ा हुआ अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी भी कहते हैं इसी को, ओविडक्ट, गर्भाशय है ना। इसके अलावा गर्भाशय को यूट्रस कहा जाता है, वेजाइना यानी कि योनि, है ना। और इसके अलावा सहायक ग्रंथियां, चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ, डायग्राम बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं उल्टे नाशपाती आकार का ये संरचना है। इसका नाम होता है यूट्रस, गर्भाशय। ये क्या है? गर्भाशय है। ये गर्भाशय है, इसे हम कहते हैं गर्भाशय। ठीक है। और गर्भाशय से आप देख रहे हैं दो नलीनुमा संरचनाएं जुड़ी हुई हैं, देख रहे हैं। इसका नाम फेलोपियन ट्यूब यानी कि डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी होता है। इसी को हम डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है। और उसी के नीचे आप देख रहे हैं ये ओवरी है, ओवरी यानी कि अंडाशय। ये मादा जनन तंत्र का मुख्य जननांग है, अंडाशय जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाशय। अंडाशय मादा जनन तंत्र का मुख्य जननांग होता है। इसके अलावा वेजाइना यानी कि योनि, और बाकी जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक पेरीमेट्रियम भी होता है बाहर। ये एक और होता है पेरीमेट्रियम। ठीक है। ये तीनों, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, उसके अंदर मायोमेट्रियम और उसके अंदर सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। ये गर्भाशय के अंदर की तीनों दीवारें हैं, वाले हैं, है ना। अभी हम आगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पहले देखिएगा थोड़ा सा। इसमें एक संरचना ली गई है जिसको आप देख सकते हैं। ये एक क्लाइटोरिस है, सबसे ऊपर वाला क्लाइटोरिस जो मेल के पेनिस के समान बिल्कुल होता है। ठीक है। और ये जो संरचना बनी हुई है ये यहीं से यूरिन बाहर आता है, यानी मूत्र मार्ग कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। एक बात और ध्यान रखिएगा, फीमेल में मूत्र मार्ग और जो जनन मार्ग होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि मेल में जिस रास्ते से मूत्र मार्ग से ही जो है स्पर्म यानी कि सीमेन निकल के बाहर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप और बाहर देखें, ये जनन मार्ग, वेजाइना, है ना,
ये यौन द्वार आप कह सकते हैं इसको, योनि द्वार। ये मल द्वार है, एनस, मल द्वार, एनस, ठीक है। और ये जो संरचना है, यानी कि जो योनि है उसके चारों तरफ आप देख रहे हैं दो, एक पतली से, ये पतली वाली रेड कलर से हम कर रहे हैं जो ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं लघु भगोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु भगोष्ठ कहते हैं, ठीक है। इसका नाम लघु भगोष्ठ होता है, लघु भगोष्ठ, ठीक है। इसी को हम लेविया माइनोरा भी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? लेविया माइनोरा। और बाहर जिस पे बाल नुमा संरचना निकली, जिसपे बाल निकले हुए हैं, है ना, जिसपे बाल निकले हुए हैं उसको लेविया माइजोरा बोलते हैं, यानी कि बृहद भगोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बृहद भगोष्ठ, बृहद भगोष्ठ, लेविया मेजोरा। अब ध्यान दीजिए, जो ये योनि यानी वेजाइना होती है, उसके ऊपर सबसे बाहर देखेंगे जिस पे बाल नुमा संरचना लगी होती हैं, वो सबसे पहले मिलेगा आपको, जिसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। उसके बाद में लेबिया माइनोरा मिलेगा, और उसके अंदर जहाँ पर ये लघु भगोष्ठ मिलती हैं अंदर, वहीं पे आपको क्लाइटोरिस मिलेगा। क्या मिलेगा? तीसरे नंबर पर क्लाइटोरिस मिलेगा। और वेजाइना के अंदर दो ओपनिंग होती हैं, दो द्वार होते हैं। पहला तो जो होता है मूत्र मार्ग का द्वार होता है, और दूसरा यौन द्वार होता है, ठीक है। बात समझ में आई? अब एक संरचना हमने यहाँ पे ली है यूट्रस की। अब देख रहे हैं ये गर्भाशय है, गर्भाशय, यूट्रस, या इसी को हम डिम्ब भी कहते हैं, डिम्ब या ओम्ब, ठीक है, ओम्ब या यूटेरस, ठीक है। अब ये जो डिम्ब है उससे दो डिम्ब वाहिनियां हैं, देख रहे हैं, दो अंडवाहिनी है। और अंडवाहिनी क्या करती हैं? जो अंडाशय होता है, यहाँ से जब अंडाणु परिपक्व होता है तो निकल करके अंडवाहिनी में पहुंचता है, और यहाँ से यानी वेजाइना से हो करके शुक्राणु जो है वो अंदर प्रवेश करते हैं, और यही अंडवाहिनी में, डिम्ब वाहिनी में निषेचित करते हैं। निषेचन होने के बाद में अंडाणु जो होता है वो गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित होता है। अब आप अगर देखें तो ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय के चारों तरफ एक बाहर भित्ति है जिसे हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ये पेरीमेट्रियम का कोई काम नहीं होता, बिल्कुल ये केवल गर्भाशय की कवरिंग बनाती है। जो गर्भाशय होता है उसको चारों तरफ से घेर के रखती है ना। इसको हम गर्भाशय वाल कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो एक वाल होती है मांसपेशियों की बनी होती है, यानी जो हमने बताया ये पेरीमेट्रियम होती है। उसके अंदर जो होगा वो मायोमेट्रियम होगा, और उसके अंदर सबसे अंदर वाला हो जाता है उसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, उसके अंदर मायोमेट्रियम, उसके अंदर इंडोमेट्रियम। अब ये जो पेरीमेट्रियम होती है इसका काम होता है जब बच्चे जन्म लेना होता है तो इसमें बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि बहुत तेज सिकुड़ना होता है, जिससे बच्चा जो होता है वो गर्भ से बाहर आता है। और दूसरा जो इंडोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम जो है हर महीने विकसित होती है। किस लिए विकसित होती है? ताकि जब गर्भ स्थापित होना है, यानी कि भ्रूण जब बन जाए, यानी कि जो अंडाणु है वो निषेचित हो जाए, निषेचित होने के बाद में वो आकर के अंदर प्रत्यारोपित हो, स्थापित हो, तो उसको पोलन जो है पोषण और पाचन के लिए उसको पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त हो सके। तो इसलिए इंडोमेट्रियम जो होता है वो भ्रूण को एक प्रकार से संजोता है पोषण देने के लिए। उसमें बहुत सारी रक्तवाहिनियां ये सब पाई जाती हैं। और यदि जो है गर्भधान नहीं होता है, यानी कि गर्भ प्रत्यारोपित नहीं होता, गर्भ धारण नहीं होता है, तो ये इंडोमेट्रियम जो होती है, यानी कि जो अंतः गर्भाशय स्तर होता है, ये
नष्ट हो जाता है और जो है बार बार हर महीने ये जनरेट होता है, रीजनरेट भी होता है, नष्ट भी होता है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। जो इंडोमेट्रियम है ये अंतःगर्भाशय स्तर कहलाता है। ठीक है, अंतःगर्भाशय स्तर, और यहीं पर म्यूकस इत्यादि ये सब निकलता है। ये जो इंडोमेट्रियम होता है इसका नाम अभी क्या बताया हमने, अंतःगर्भाशय स्तर या गर्भाशय अंतः स्तर भी कहते हैं। अंतःगर्भाशय स्तर या गर्भाशय स्तर। अंतःगर्भाशय स्तर, अंतःगर्भाशय स्तर। ठीक है, हमने बताया यहीं पर म्यूकस, रक्तवाहिनियाँ ये सब पाई जाती हैं। यही जो है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जनरेट होती हैं और नष्ट होती हैं। ठीक है, इसके सबसे बाहर वाला जो होता है ना, ये सबसे बाहर वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, परिगर्भाशय स्तर बोलता है। ये बहुत पतला होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं परिगर्भाशय स्तर। और सबसे अंदर जो होता है वो मांसपेशी का बना होता है, इसे हम पेशी स्तर या गर्भाशय पेशी स्तर बोलते हैं। गर्भाशय पेशी स्तर। तो पहले नंबर पर आपको अगर अंदर से देखेंगे तो अंदर में सबसे पहले अंतःगर्भाशय स्तर बनेगा, इसके बाद में पेशी गर्भाशय स्तर मिलेगा या गर्भाशय पेशी स्तर मिलेगा, और सबसे लास्ट में आपको परिगर्भाशय स्तर। हमने बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र जो चलता है, उस दौरान गर्भाशय अंतःगर्भाशय स्तर में ही परिवर्तन आता है। किस हार्मोन कारण, ये भी याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इसी कारण जो है परिवर्तन। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है तो गर्भाशय जो अंतःगर्भाशय होता है स्तर होता है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम होता है वो पॉलिफरेट करता है, विकसित होता है, और यदि प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है तो ये डीजनरेट करने लगता है, नष्ट होने लगता है। ठीक है, और मायोमेट्रियम जो होता है, यानी कि जो गर्भाशय पेशी स्तर होता है, ये केवल उस टाइम पे काम करता है जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होना होता है, या फिर जो है गर्भ धारण के बाद में, यानी कि जब बच्चा जन्म लेना होता है तब ये काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा था इसमें लगभग सभी अंग हो गए। सहायक ग्रंथि की बात करें अगर, तो सहायक ग्रंथि में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, एक प्रकार के ग्रंथिल ऊतक है, ये स्त्री और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो कार्यकारी होता है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रंथियां होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, ये केवल फीमेल में पाई जाती हैं, और ये विकसित ज़्यादा तब होती हैं जब माँ बच्चे को जन्म देने वाली होती है, वहाँ पे दूध का निर्माण होता है और बच्चे को जो है वो पिलाने में। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे बार्थोलिन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये बार्थोलिन ग्रंथि जो होती है पुरुषों में पाई जाने वाली जो बल्बो यूरेथ्र ग्रंथि होती है ना, काउपर्स ग्रंथि जो होती है उसके समान होती है। तो दो ग्रंथियों के नाम बताए हमने आपको इसमें, एक तो स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथियां जिसमें दूध का स्रावण होता है, और इसके अलावा बर्थोली ग्रंथियां है ना, बर्थोलिन ग्रंथियां जो होती हैं, ये बर्थोलिन ग्रंथि। बर्थोलिन ग्रंथि बहुत छोटी सी मटर के दाने आकार की होती है, जो यौन होता है उसके ठीक पीछे दोनों तरफ स्थित होती हैं। इसका काम क्या होता है, श्लेष्मिका का स्रावन करना, यानी कि जब संभोग होता है उसको सुगम बना देना, लुब्रिकेंट देना, यानी कि चिकनाहट उत्पन्न करना, इसका काम होता है बर्थोलिन ग्रंथि का। सेम यही काम जो है मेल में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, बल्बो यूरेथ्र ग्रंथि होती है, वो भी यही काम करती है, काउपस ग्रंथि भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बर्थोली ग्रंथि ये फीमेल की है, और जबकि बल्बो यूरेथ्रल जो होती है, यानी जो काउपस ग्रंथि होती है, वो मेल में पाई जाती है। दोनों का काम लगभग एक ही जैसा होता है, वो भी संख्या में दो होती है, भी संख्या में दो होती हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर कोई टॉपिक पूछना चाहते हैं हमसे तो जरूर पूछें।